डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस जो हमने डिस्कस किया था उस इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल और ईएमएफ के साथ क्या रिलेशन है वो आज हम डिराइव करेंगे और इसके साथ साथ इसके ग्राफ को भी देखेंगे कि पोटेंशियल, करंट एंड ईएमएफ का ग्राफ एक दूसरे के साथ किस तरह से वेरी करता है और कब चेंजेस होते हैं। तो हम लोगों ने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में तो पढ़ रखा है। देन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन आर, ई एंड बी। इट मीन्स जो रिलेशन आज हम जनरेट करने वाले हैं या फिर डिराइव करने वाले हैं वो इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ईएमएफ ई यानी सेल का ईएमएफ ई एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में हम लोग जनरेट कर रहे हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर ए सेल। ये हमने यहां पर एक सेल कंसीडर किया। अब ध्यान ये देना है कि इस सेल से हमने क्या किया है, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को कनेक्ट कर दिया है। ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर हो गया। देन ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम पॉइंट ए और नेगेटिव टर्मिनल को हम पॉइंट बी का नाम दे रहे हैं। एंड इस पूरे सर्किट में आपको ये ध्यान रखना है कि जो करंट फ्लो होगी वो करंट कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी कहीं पर भी वेरी नहीं करनी चाहिए। ये हमारी करंट हो गई, कांस्टेंट करंट आई इस तरीके से। एंड यहां पर जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमको मिल रहा है एक सेल का, वो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ये पूरा आपका सेटअप जो है ये एक बैटरी का यानी एक सेल का सेटअप है, जिसमें हमें यह देखने को मिला कि दो टर्मिनल भी हैं और एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था कि एक आपके पास गैल्वेनिक एक लिक्विड सेल है या इलेक्ट्रोलाइट सेल है जिसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और एक पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल होता है। उन दो इलेक्ट्रोड में कैथोड एनोड एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होता है। सेम वही कॉन्सेप्ट यहां पर है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, जब इतना सेटअप हम कर लेते हैं तो इन जिन वेरिएबल्स को हमने नोट किया है या फिर बनाया, आई क्या है, आर क्या है, V एंड E क्या है, यानी इस सेल का जो ईएमएफ होगा टोटल ईएमएफ वो E है। ये इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, एग्जाम में राइट करना है। व्हाट इज E, व्हाट इज I, व्हाट इज कैपिटल R, व्हाट इज स्मॉल r। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, ठीक है, ये जो ईएमएफ है आपका या बैटरी का जो आपका ईएमएफ है, इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन ऑफ ए यूनिट चार्ज कैरिंग along the closed circuit। जो ईएमएफ है वो वर्क डन के बराबर है। किस वर्क डन के बराबर है, एक यूनिट चार्ज को आपको इस क्लोज सर्किट में क्या करना है, मूव कराना है। और उस मूवमेंट में यानी कि उस मूव कराने में उस चार्ज को, एक यूनिट चार्ज को जितना भी वर्क डन लग रहा है वो किसके बराबर है, ईएमएफ के। अच्छा, हम ये जानते हैं, हमने पढ़ रखा है कि जो आपका वर्क डन होता है वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल के बराबर होता है। तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। ध्यान से देखिए, ईएमएफ ई इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ ई इज इक्वल टू, अब क्या कर रहा है, चार्ज जो है आपका पॉइंट ए से लेकर के पॉइंट बी तक आ रहा है। अभी ये क्लोज सर्किट नहीं हुई, अगर आपका चार्ज बी से ए तक आ गया तब जाके ये क्लोज होगी। इट मीन्स वर्क डन टू कैरी a unit charge from A to B। अब जब A से चल करके चार्ज आपका कहां तक जा रहा है, मूव कर रहा है, B तक आ रहा है, यानी यहां से आपने शुरू किया और यहां तक इस टर्मिनल तक आ गया, तो कहीं ना कहीं ये चार्ज करंट को प्रोड्यूस करेगा। इस चार्ज का मोशन आपके करंट को भी शो करेगा और वो करंट कहां जा रही है, इस रेजिस्टेंस से होते हुए जा रही है। इट मींस ये चार्ज आपके किसके अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, यानी जो करंट है वो कैपिटल आर से होते हुए जा रही है। देन
अब आप क्या करेंगे, उसी चार्ज को पॉइंट बी से फिर कहां तक लाएंगे, ए तक लाएंगे, तब जाके चार्ज जहां से चला था वहां पर आ पाएगा। प्लस वर्क डन टू कैरी a unit charge from B to A। अब आप B से A आ गए, अब जाकर के सर्किट क्लोज हुई, यानी चार्ज A से चला कैपिटल R होते हुए B तक आ गया, देन B से चला और A तक आया, और बीच में किस इंटरनल रेजिस्टेंस को उसने क्रॉस किया या किससे होकर के गया, स्मॉल r से। इट मीन्स कहीं ना कहीं जो आपका EMF E है वो दो पोटेंशियल के बराबर है। किस किस पोटेंशियल के, एक पोटेंशियल जब आपका पॉइंट ए से चार्ज चल करके कहां तक आ रहा, बी तक, तो उसको आपने नाम दे दिया बी ए बी। देन प्लस वही चार्ज आपका बी से कहां आ रहा है, ए तक, तो बी बी ए। अब इसका नोटेशन हम चेंज करते हैं यहां पर, EMF E इज इक्वल टू VAB प्लस VBA। हम इसको कंसिडर करते हैं, जो VAB है उसको हमने मान लिया V, और जो VB से A है उसको V डैश कंसिडर करना है। यहां तक अगर हम जैसे ही कंसिडर कर लेते हैं, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम आगे चलते हैं और ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो हमने यहां यह देखा कि अगर हम इसको V लिख दें और इसको V डैश राइट कर दें, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन 1। अब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये आपका ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। वी नो दैट V इज इक्वल टू, भाई जो पोटेंशियल है आपका V ए बी कहां से मिल रहा है, यहां से आपका करंट चला, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से होता हुआ पॉइंट B तक आया। इट मीन्स V इज इक्वल टू हो गया IR, एंड जब बात होगी B से A की, तो उस पोटेंशियल को आपने क्या कंसीडर कर रखा है, V डैश, और V डैश में सेम करंट I B से A तक जा रही है, लेकिन बीच में इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का आ रहा है वो स्मॉल r। इट मीन्स करंट I है, लेकिन वो किससे होकर के जा रही है, स्मॉल r करंट से। अब आपको क्या करना है, इन दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 E इज इक्वल टू B की जगह आप राइट कर देंगे IR प्लस I स्मॉल r। ये दो वैल्यू हो गई, और इनमें से हमें साफ दिख रहा है कि RHS साइड से हम क्या करेंगे, I को कॉमन कर लेंगे, कैपिटल R स्मॉल r। या आफ्टर दैट I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। I इज इक्वल टू R प्लस R, अपॉन में चला जाएगा डिनोमिनेटर साइड में। ये हो गया आपका एक फार्मूला करंट फाइंड आउट करने का। यहां से अगर हम ओम्स लॉ के लिए कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, जैसे हमने ओम्स लॉ का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, देन V इज इक्वल टू I की ये वैल्यू जिसको हम इक्वेशन 2 नाम दे रहे हैं, ये वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 E अपॉन R प्लस स्मॉल r। ये हो गया आपका पोटेंशियल का फार्मूला। आप यहां से पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हमने जो इक्वेशन लिख रखा है इक्वेशन 1, हम उसको लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में हम देखते हैं E इज इक्वल टू V प्लस V डैश। अब आप इस V डैश को चेंज कर दीजिए I स्मॉल r से, बिकॉज वी नो दैट वैल्यू ऑफ V डैश इज इक्वल टू I स्मॉल r। देन इसको इक्वेशन आप थर्ड नाम दे दीजिए। देन इक्वेशन थर्ड में हम कुछ चेंजिंग करते हैं। वी नो दैट A इज इक्वल टू B प्लस IR। आपको क्या करना है, यहां से स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स
अब यहां पर अगर हमारे पास V प्लस आई आर है तो आई आर एज इट इज रहेगा और V इस साइड आएगा तो E से माइनस हो जाएगा, E माइनस V हो गया। देन अगर हम स्मॉल r की वैल्यू फाइंड आउट करें तो E माइनस वी अपॉन आई, एक फार्मूला आपका ये बनेगा। एंड अगेन वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, देन I इज इक्वल टू V अपॉन R, ये हम जानते हैं। इस वैल्यू को अगर हम वहां पुट कर दें I की जगह, देन क्या देखते हैं, स्मॉल r इज इक्वल टू, इस इक्वेशन का नाम दे दीजिए 4। देन अगर इसको हम पुट कर देते हैं, देन स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल I, I इज इक्वल टू V बाई R, पुट कर देंगे V बाई R, और यहां से R जो है वो आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा ऊपर, ये यहां पे इंटरनल रेजिस्टेंस का आपका एक और फार्मूला यहां पर कंप्लीट हुआ। देन आफ्टर दैट इंटरनल रेजिस्टेंस की जब हम बात कर रहे हैं या इस रिलेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हमें बहुत सारे रिलेशन देखने को मिल जाते हैं। आफ्टर दैट इसके दो केस भी होते हैं, तो जो स्पेशल दो केस हैं हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। केस 1 फॉर या व्हेन सर्किट आर नॉट क्लोज्ड, मीनिंग ये है कि आपकी जो सर्किट है वो कहीं एक पॉइंट पे क्लोज नहीं, तो आपको ये बताना है क्या इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। तो हमको पता है जब सर्किट क्लोज नहीं होती है तो उसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो इस सिचुएशन में हम यहां पर राइट कर सकते हैं, इट मींस I इज इक्वल टू 0। देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ द गिवन इक्वेशन विच वी हैव फाउंड अर्लियर। अब हमने क्या किया है कि हम देख रहे हैं हमारे पास इक्वेशन आया था, वो इक्वेशन यहां पर है, एक इक्वेशन तो ये रहा, एक इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक। अगर हम इस इक्वेशन को ही उठा लेते हैं या फिर हम सिंपली एक इक्वेशन 3 अगर हम इसको उठाते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3, अब आप 3 में देख रहे हैं ईएमएफ E इज इक्वल टू V माइनस आई आर, सॉरी V प्लस आई है। तो जब करंट की वैल्यू 0 है तो ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन E इज इक्वल टू क्या हो गया, V। क्लियरली आप यहां देख पा रहे हैं कि जो सेल का ईएमएफ है वो किसके इक्वल आ जाता है, टर्मिनल वोल्टेज या पोटेंशियल के इक्वल आ जाता है, बट उस केस में जब आपकी सर्किट क्या हो, ओपन हो। आफ्टर दैट हम ये जानते हैं जो केस 2 होता है, फॉर ए क्लोज सर्किट जब क्लोज सर्किट की बात करते हैं तो क्लोज सर्किट में हमेशा E यानी जो आपका ईएमएफ है सेल का, वो ईएमएफ ऑलवेज क्या होगा, टर्मिनल पोटेंशियल से, टर्मिनल पोटेंशियल यानी ये A और B के पोटेंशियल से हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। ईएमएफ E हमेशा ग्रेटर होगा किससे, टर्मिनल पोटेंशियल से। इट मींस सेल के अंदर जितना पोटेंशियल है जिसको आप ईएमएफ नाम देते हैं, आप उस ईएमएफ को फुल्ली यूटिलाइज यहां पर नहीं कर पाते हैं, यानी जितना पोटेंशियल यहां है वो पोटेंशियल आपको यहां पर नहीं मिल पाता है। वो एक ही केस है जब इक्वल होंगे, जब आप करंट ड्रॉ ना कर रहे हो। और जैसे आपने करंट ड्रॉ करना शुरू किया किसमें से, सेल में से, तो सेल का जितना भी ईएमएफ था, जितनी भी एनर्जी थी, आपको यहां पर नहीं मिल पाएगी किसी भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में। तो यहां तक का ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बोर्ड में पूछा जाता है, वो ये कंप्लीट हुआ। और इस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट फार्मूले पे, कि कभी करंट निकालने के लिए दे दिया, पोटेंशियल निकालने के लिए पूछ लिया, ईएमएफ निकालने के लिए, या फिर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछ लिया। कौन कौन सी वैल्यू गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, इन फार्मूलेस का यूज करेंगे। और ये 2 केसेस आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद जो हम लोग इस टॉपिक को आप नोट कर लीजिए, और इसके बाद जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो इसका ग्राफ है कि V और E का ग्राफ एक दूसरे के कंपैरिजन में कब चेंज होता है या कब नहीं चेंज होता है। तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए, फिर हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस करें। चलिए, रिलेशन बिटवीन R, E एंड V को डिराइव करने के बाद अब हम लोग आते हैं
सेल के कर्व के बारे में डिस्कस करते हैं कि सेल का कर्व क्या है या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ ए सेल, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। अभी जैसा कि हमने पढ़ा E इज इक्वल टू बी प्लस वी डैश था, जिसमें हमने पढ़ा V प्लस वी डैश को हमने आई आर कर दिया था, या इस V को भी हमने I कैपिटल R लिखा था। यहां से हमने क्या किया, I को कॉमन किया, R प्लस स्मॉल r यहां कंसिडर किया, देन I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ था। इसके बाद अगर हम ओम्स लॉ को अप्लाई करें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम क्या देखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर होता है। देन ये जो इक्वेशन आया है हमारा, अगर हम इसको यहां पुट कर दें फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हम क्या देखते हैं, V इज इक्वल टू आई की जगह हो जाएगा आपका E अपॉन R प्लस R, और ये जो साइड वाला आ रही है यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा पोटेंशियल। बट अगर हम उस सर्किट की बात करें जिस सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इट में जो सर्किट है आपकी वो कुछ इस तरीके की है। ये आपकी सर्किट है जिसका ईएमएफ E है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपका स्मॉल r है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है। आप ये क्लियर देख पा रहे हैं कि इस सर्किट में जो सर्किट है उसमें जो की है वो ओपन है, इट मींस इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इन दैट केस व्हेन I विल बी जीरो, और वो तभी होगा जब आपका सर्किट क्या हो, ओपन हो। तो जो ग्राफ है ईएमएफ और आर के बीच, ध्यान रखिए आपका, अगर हम बात करें कि जो पोटेंशियल है वो कब बढ़ता है, तो आप कहेंगे सर अगर आर में चेंजिंग करेंगे तो पोटेंशियल में चेंजिंग आएगी। या अगर हम ईएमएफ की बात करें तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने अभी डिराइव किया, यहां आप देख रहे हैं ईएमएफ के बारे में, सेल का ईएमएफ, तो कहीं ना कहीं जो सेल का ईएमएफ है वो भी रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। बट व्हेन आई विल नॉट बी जीरो, जब आपका करंट होगा तब करंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिल करके आर की टोटल वैल्यू को अफेक्ट कर देंगे। अब यहां पर क्या है कि आपका करंट ही जीरो है, तो इस केस में हमने ये चीज बता रखी थी, अगर आप यहां पर एक फार्मूला था हमने प्रूव करा था, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, देन E इज इक्वल टू V, करंट की वैल्यू जीरो तो E किसके बराबर आ जाएगा, आपका V के बराबर आ जाएगा। उस केस में जब करंट आपका क्या है, जीरो है, यानी सर्किट में करंट का फ्लो नहीं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस केस में आप कैपिटल आर कुछ भी रखते जाइए, कैपिटल आर यानी कि जब करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो कैपिटल आर आपका कुछ भी रहे, ईएमएफ सेल के ईएमएफ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना है। आप यहां पर कैपिटल आर यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाइए घटाइए, ईएमएफ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए हमने यहां पर दिखाया कि ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू 2 ओम 5 ओम 10 ओम कुछ भी हो, और इस ईएमएफ की वैल्यू, सेल के ईएमएफ की वैल्यू फिक्स है 10 वोल्ट और आइदर 20 वोल्ट, कुछ भी हो सकती है, मान लेते हैं 10 वोल्ट है ईएमएफ यहां पर। तो जब आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 ओम था तब भी ये ईएमएफ आपका 10, जब आपका रेजिस्टेंस बढ़कर के 5 ओम हो गया तब भी ये क्या है, सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, उतना ही ईएमएफ। आर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इंक्रीज होकर 10 ओम हो गया, फिर भी ईएमएफ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, ईएमएफ आपका एज इट इज है, क्योंकि करंट जा ही नहीं रही है, करंट जा ही नहीं रही है, और आर पर, आर की वैल्यू कुछ भी हो, तो उस सिचुएशन में क्या है, इस ईएमएफ पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। और ऐसी सिचुएशन के लिए ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E वर्सेस आर का ग्राफ। तो ये पूछा भी जाता है किस नाम से, E वर्सेस आर के नाम से ग्राफ पूछा जाता है। देन इसके बाद
हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दूसरे ग्राफ के बारे में, तो आप इसको इतना नोट कर लें। देन अब हम लोग सेकेंड ग्राफ डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकेंड ग्राफ जो है आपका बी वर्सेस आर, इसके बीच का ग्राफ है, यानी पोटेंशियल और आर के बीच का। तो जब पोटेंशियल की बात आती है तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहां से यूज कर लेते हैं। देन बी इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर, ये चीज है, और यहां पर क्या है आपका कैपिटल है। इट मीन्स अगर आर में चेंजिंग होगी तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल में चेंजिंग होगी। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक बात बताइए, जब आप आर यहाँ पर चेंजिंग कर रहे हैं यानी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपको लग रहा है वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, एट ए टाइम डिनोमिनेटर में भी क्या है कैपिटल आर है, और यहाँ भी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो फिर वैल्यू क्या होती है, डिनोमिनेटर में वैल्यू इंक्रीज होती है तो डाउन डिक्रीज भी हो जाती है। तो आप ऐसी कंफ्यूजन से बचने के लिए आप क्या करें, नीचे से आर को कॉमन कर लें। जब आप कॉमन करेंगे तो यहां 1 आ जाएगा और यहां पर आर अपॉन आर, और एक आर तो यहां पे पहले से है जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा। देन v इज इक्वल टू ई अपॉन, हमारे पास एक इक्वेशन आया 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। इस इक्वेशन की हेल्प से हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ग्राफ बना लेते हैं। हम ये जानते हैं कि फॉर ओपन सर्किट क्या होगा, मान लेते हैं आपका मैक्सिमम ईएमएफ जब सर्किट ओपन है, जब आपका करंट नहीं लिया जा रहा है, तो मैक्सिमम ईएमएफ आपका कितना है, इतना है, ई के इक्वल, ठीक। और ऐसी सिचुएशन में हम ये देखते हैं कि ये आपका रेजिस्टेंस है आर, यानी ओरिएंटल एक्सिस जो एक्स एक्सिस है उसको हम रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से दिखा रहे हैं, और ये वाली लाइन आपकी क्या हो गई, वी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगी। और इस ग्राफ पर जो पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस ग्राफ पर जो मैक्सिमम ईएमएफ है सेल का वो कितना है, ई है। इससे ज्यादा कैपेसिटी का आप ईएमएफ यानी यूटिलाइज नहीं कर सकते, पोटेंशियल यूज नहीं कर सकते। आफ्टर दैट हम यहां पर एक क्वेश्चन राइज करते हैं कि सपोज अगर हम इफ आर विल इंक्रीज, सोच करके देखिए, आर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा इंक्रीज करके देख लीजिए। अगर आर इंक्रीज करेंगे तो यहां पे जो वैल्यू है स्मॉल आर अपॉन आर, यहां पर आर अगर इंक्रीज करते हैं डिनोमिनेटर में तो इसकी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कुछ भी आएगी लेकिन कम आएगी, और वो कम वैल्यू किसमें ऐड होगी, 1 में। तो डिनोमिनेटर पहले से क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। किसी का डिनोमिनेटर होलसेल अगर आप डिक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ जाएगा। बट आपने यहां देखा कि जब हमने कैपिटल आर की वैल्यू को बढ़ाया तो टोटल डिनोमिनेटर क्या है, पहले से डिक्रीज हो रहा है, और इसका इंपैक्ट पड़ रहा है कि जब ये डिक्रीज हो रहा है तो बी इंक्रीज कर रहा है, पोटेंशियल विल इंक्रीज। ये चीज हमको देखने को मिली कि जब हमने ये देखा कि हम कैपिटल आर को इंक्रीज कर रहे हैं यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो उस केस में पोटेंशियल हमारा क्या हो रहा है, वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो हमने सही है, ठीक है। तो यहां पर क्लियर हुआ कि जब जब आपका आर बढ़ेगा पोटेंशियल ये वाली लाइन आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी। चलिए ये चीज तो क्लियर हुई कि जैसे जैसे हम आर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे, यानी आर इतना बड़ा पोटेंशियल इतना, आर इतना बड़ा पोटेंशियल इतना। तो ये चीज हम यहां तक दिखा दे रहे हैं कि ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा जाता हुआ दिख रहा है। क्लियर हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि आर आपका बढ़ रहा है, बट एक केस लेते हैं कि जब हम आर की वैल्यू को, ध्यान रखिएगा, आर की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, 0 कर दें। व्हेन, सेकंड केस, व्हेन आर इज इक्वल टू 0, तो चेक करिए, अगर आर की वैल्यू यहां 0 रखेंगे तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, वो इनफाइनाइट वैल्यू 1 में ऐड होगा। इनफाइनाइट अगर 1 में ऐड होता है तो आंसर भी क्या हो जाएगा, टोटल इनफाइनाइट ही आएगा। इट मीन्स यहां पर आ जाएगा ई अपॉन इनफाइनाइट, 1 में आपका इनफाइनाइट ऐड हुआ। अब आप जान रहे हैं कि आर अपॉन आर की वैल्यू, यहां पर इसकी वैल्यू अगर आप 0 कर रहे हैं तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट होगा, और उस इनफाइनाइट को 1 में ऐड करेंगे तो भी आंसर इनफाइनाइट आएगा। देन समथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा,
जीरो। इट मीन्स यदि आर जीरो है तो पोटेंशियल भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो। सही भी है, ये वो पॉइंट रहा जहां पर आपका आर की वैल्यू भी जीरो और पोटेंशियल भी जीरो। ये भी क्लियर ग्राफ में। अब एक केस और हम लेते हैं, यदि कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर हो जाए तो इस केस में क्या होगा, देखिए कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो रही है, स्मॉल आर के बराबर। तो यहां पर जो आपके पास इक्वेशन है इसको हम फिर से चेंज करते हैं, चेक करते हैं। 1 प्लस जो आपका कैपिटल आर है वही क्या हो गया, स्मॉल आर इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। तो ये क्या हुआ कि E अपॉन आर टू आर कैंसिल होकर 1 आ जाएगा और 1 और 1 ऐड हुआ तो 2, यानी पोटेंशियल आपका किसके बराबर है, टोटल ईएमएफ का जस्ट हाफ। तो आप क्या देखते हैं, सपोज ये वो पॉइंट रहा होगा जिस पर आपका कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल आर के बराबर। तो जो पोटेंशियल वाला ग्राफ है, ये पोटेंशियल वाला ग्राफ है, ये पोटेंशियल वाला ग्राफ टोटल मैक्सिमम ईएमएफ का जस्ट हाफ हो गया। मैक्सिमम ईएमएफ यहां पे है तो हाफ ईएमएफ आपको यहां मिल जाएगा। कब मिल रहा है, ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे मिल रहा है, यानी ये ग्राफ आपका यहां तक पहुंचा। क्लियर, यहां पर आपका पोटेंशियल किसके बराबर हो गया, ईएमएफ के जस्ट हाफ के बराबर, जब आप कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर रख रहे हैं। अच्छा, ये जो चीजें हैं, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो जब हमने कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर रखी तब हमें पता चला पोटेंशियल आपका जस्ट हाफ है। एक केस और देख लेते हैं इतने केस के बाद। इफ अगर आपका रेजिस्टेंस ही इनफाइनाइट हो जाए, रेजिस्टेंस विल इनफाइनाइट, तो जो गिवन इक्वेशन है हम उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं। देखिए E अपॉन 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन इनफाइनाइट आपका क्या होगा, जीरो, यानी E अपॉन 1 प्लस जीरो, इट मीन्स E आया, क्या आया, VE के बराबर आया। तो जब आपका R इनफाइनाइट है तो उस केस में पोटेंशियल किसके बराबर है, EMF के बराबर है। इट मीन्स अब आप क्या कर रहे हैं, R बढ़ाते जा रहे हैं, धीरे 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 इंक्रीज करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते 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 इनफाइनाइट तक पहुंच गए। तो जब R इनफाइनाइट पर जा रहा है तो V कितना हो जा रहा है, EMF E के बराबर। इट मीन्स इनफाइनाइट पे जो वैल्यू है पोटेंशियल की वो किसके बराबर है, पोटेंशियल किसके बराबर हो जा रहा है, EMF E के बराबर हो जा रहा है। इट मीन्स हमें यह पता चला कि अगर आप R की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट तक ले गए, R की वैल्यू को हम इंक्रीज करते करते इनफाइनाइट तक ले गए, तो ये जो पोटेंशियल है, जैसे आपने देखा R की वैल्यू स्मॉल r है तो पोटेंशियल E/2 हो गया। अब R धीरे धीरे बढ़ रहा है तो पोटेंशियल बढ़ते 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 क्या हो रहा है, E से ज्यादा नहीं जा रहा, पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम क्या हो गया, EMF E के बराबर हो गया। अब R आप चाहे जितना आगे ले जाइए ये ग्राफ आपका ऐसे ही जाएगा, इस तरह से, EMF E से ऊपर नहीं जा सकता। ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट था, तो आप इसको भी नोट कर लें। आफ्टर दैट हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद थर्ड कॉन्सेप्ट यानी थर्ड ग्राफ इसका।
देन थर्ड जो हमारा केस है वो हम डिस्कस करते हैं V वर्सेस I ग्राफ। और इस ग्राफ को डिराइव करने के लिए हम लोग इंटरसेप्ट का फार्मूला भी यूज करेंगे, बिकॉज जो आपके पास इक्वेशन है, ध्यान से देखिए इक्वेशन जो है आपके पास, वी नो दैट E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, ये चीज हमने जाना है। देन अगर ज्यादा से ज्यादा अगर हम V की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो V इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आई आर, यानी ये इधर जाएगा, प्लस EMF E हो गया। इसको हम कंपेयर करते हैं इंटरसेप्ट के फार्मूले से। वी नो दैट फ्रॉम y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो सीधा सा कंपेरिजन हो रहा है कि y आपका डिनोट कर रहा है v को, c आपका डिनोट कर रहा है e को, एंड m जो है mx, ध्यान रखिएगा mx, m क्या है, नेगेटिव स्लोप दे रहा है, ये चीज हमको क्लियर हो गई। तो m हमें नेगेटिव स्लोप दे रहा है। अब यहां पर एक छोटा सा हम ग्राफ डिजाइन करते हैं, ड्रा करते हैं, क्योंकि ग्राफ भी हमें किसके किसके बीच बनाना है, v और e के, सॉरी v और i के, ये रहा i। और जनरली अभी दो ग्राफों में हमने देखा कि E मैक्सिमम हम किसी भी सेल का EMF यहां तक दिखा रहे हैं, यहां तक दिखा रहे हैं, बट उससे ऊपर नहीं है, तो हम दिखा देते हैं, ठीक है, ये रहा हमारा मैक्सिमम EMF, V की वैल्यू E। बट हम ये चेक करते हैं क्या ये सही है कि V की वैल्यू इस पॉइंट पे E होगी। तो जनरली जब हम देखते हैं कि y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो इस इक्वेशन के बारे में मैथमेटिक्स ज्योमेट्री में हमने पढ़ रखा है कि वेन एवर वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम लोग कंसिडर करते हैं 0। अब यहां पर कैसे करना है, देखिए, जब आप, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, करंट मैक्सिमम यहां तक मान लेते हैं। हमें क्या करना है, देखना है कि एट y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या है। ध्यान से देखिए, y एक्सिस पर x कहां कट कर रहा है, यहां पे कट कर रहा है। अब जहां पर x इंटरसेप्ट कर रहा है, कट कर रहा है, वहां पर x की वैल्यू क्या हो जाती है, ओरिजिन पे कट कर रहा है, तो ओरिजिन पे x की वैल्यू क्या हो गई, 0। एट y एक्सिस x विल बी 0। तो x रिप्रेजेंट किसे कर रहा है, x करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस यहां पर ये पूरी लाइन क्या है, करंट को रिप्रेजेंट कर रही है। इट मींस यहां पर आपका करंट I की वैल्यू क्या हो गई, 0। और अगर करंट I की वैल्यू 0 तो आप इस इक्वेशन में रखिए, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर करिए और लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 में V इज इक्वल टू I आपका क्या हो गया, 0 रख देंगे, तो V इज इक्वल टू क्या आया, E आया। क्लियरली हम यहां पर देख पा रहे हैं कि जब आपका यहां पर इस पॉइंट पर I की वैल्यू 0 लेते हैं, तो I की वैल्यू में 0 लिया तो V किसके इक्वल आया, E के इक्वल आया, और V किसके आ रहा, E के इक्वल आ रहा। और इंटरसेप्ट के फार्मूले से हम कंपेयर भी कर रहे हैं। जब बात आती है एट एक्स एक्सिस, जब एक्स एक्सिस पे बात करते हैं तो y आकर के कट करता है ओरिजिन पे, क्लियर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आपकी y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और y एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल को। इट मींस y की वैल्यू यहां पर 0 हो रही है, इट मींस किसकी वैल्यू 0 हो रही है, पोटेंशियल की वैल्यू 0 हो रही है। तो इट मींस ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं, पोटेंशियल आपका क्या हो रहा है, 0। ठीक है, अगर पोटेंशियल 0 है तो ये वैल्यू भी कहां रखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1 चेक करते हैं रख करके। B की वैल्यू हो गई 0 माइनस आई आर प्लस EMF E, तो माइनस आई आर को आप इधर लाएंगे, प्लस हो जाएगा, और करंट I की वैल्यू ज्यादा से ज्यादा निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, E/R। इट मीन्स कि जब आपकी V की वैल्यू यहां पर हम लोग 0 लेते हैं तो करंट I की कुछ ना कुछ वैल्यू मिलती है, और वो वैल्यू आती है E/R के इक्वल।
तो हमको ये बात पता चली कि एक तो रिलेशन कैसा है, निगेटिव। निगेटिव का मीन्स ये है कि स्लोप आपका नीचे से ऊपर नहीं जाएगा बल्कि ऊपर से नीचे आएगा। ऊपर से कहां से? यहां से, ठीक है। और ये स्लोप भाई एक्स किसे डिनोट कर रहा है? एक्स एक्सेस किसे डिनोट कर रही है? करंट को। यानी आप कंपेरिजन करेंगे तो एक्स किसको डिनोट करेगा? करंट को, आई को। तो आर किसके इक्वल है? एम के, और एम की वैल्यू क्या है? माइनस आर। इट मीन्स ये लाइन क्या है? स्लोप की लाइन है, जो कि किसे रिप्रेजेंट करेगी? माइनस आर को। स्लोप आपका कैसा है? डाउन जाते हुए। हमने ये देखा कि एट ओरिजिन V जो EMF है वो पोटेंशियल के बराबर हो जाता है। एंड एट दिस पॉइंट ध्यान रखिए, जब आप पोटेंशियल जीरो करते हैं तो करंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? E अपॉन आर के इक्वल आती है। तो ये आपका ग्राफ जो था V वर्सेस I का ग्राफ था। आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिए, देन आपको ये पूरा ग्राफ जब कंप्लीट हो जाता है तो इस पे आपके न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे। इस ग्राफ से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स है वो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप डिस्कस कर सकते हैं। जनरली इतना डीप में हम लोग बोर्ड में नहीं राइट करते, ना ही इतनी चीजें पूछी जाती हैं। ये ग्राफ वाला सेक्शन आपको एक्स्ट्रा समझने के लिए है कि कब हम इंटरसेप्ट यूज कर रहे हैं, कब आर की वैल्यू में चेंजेस कर रहे हैं। तो V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर का, सॉरी V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ फिनिश होता है। और ऐसे ही वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहें, जिससे हम आपको और आगे इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड या बोर्ड से रिलेटेड जितने भी फिजिक्स के टॉपिक्स हैं वो टाइम टू टाइम लेकर आते रहेंगे। और आप उसको देखते रहें, स्टडी करते रहें। डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर लें, कमेंट सेक्शन में पूछ लें। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, ये जो नोट्स है आपको इसको भी प्रोवाइड करते रहेंगे।